तो चलिए कमांडोस, तो आज हम अब थ्योरी की क्लास करने के बाद अब एमसीक्यूज लगाएंगे हम, ठीक है ना। हमने थ्योरी की क्लास में लेक्चर नंबर 1 था आज क्रैश कोर्स का, उसमें हमने सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ के 100 पॉइंट्स को कवर किया और हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। मतलब हमने 100 पॉइंट्स कवर किए, ठीक है ना, जो आपके कीनोट्स के अकॉर्डिंग था। अब हम देखेंगे कि हमने जो कवर किया उस पर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं जो क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा पहले आप उसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे जो है वो खुद से उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं राइट आंसर, सही आंसर को मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ूंगा बेटा, ठीक है ना। यानी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। यदि मैं बोल देता हूं, यदि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं तो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखिए और खुद आंसर कीजिए। और आपके जो नोट्स के अंदर जो है, जैसे देखो की नोट्स मिला आपको थ्योरी लेक्चर के साथ में, अभी आपको एमसीक्यू शीट मिली होगी, तो वो एमसीक्यू शीट को देखना है बेटा, है ना। अटैच जो डीपीएस है उसको भी सॉल्व करना है। मतलब हमारा पर्पज ये कि हम क्रैश कोर्स में इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि मेहनत या किस्मत खुद आके बोल दे भैया लो क्या चाहिए तुमको ले लो, है ना। तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। याद रखिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मजबूत इरादा। इरादा मजबूत तो कुछ भी कर सकते हैं आप, समझ गए, ठीक है। इसलिए डे 1 पर जोश कम नहीं पड़ना चाहिए। हर समय हर मिनट मन में यह सोच लीजिए कि बस ये दिन गुजरेंगे ना, उसके बाद सफलता का परचम लहराएगा। समझ गए। इतना बेटा देखो, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब होगा। मैं कह रहा हूं मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ वो अभी 100 दिन में होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम क्वेश्चंस बोलना शुरू करें, है ना। क्वेश्चंस दिखाना शुरू करते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर उनके, है ना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, गोल्जी एपरेटस इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसके गठन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। पढ़ाया हुआ है, आज ही पढ़ाया हुआ है। कोई बच्चा गलत आंसर देगा ना तो उसको मैं मार तो सकता नहीं थप्पड़, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद ही उठक बैठक लगानी पड़ेगी, है ना। एक क्वेश्चन गलत किया, समझ लो, एक क्वेश्चन गलत किया 5 सिटअप लगाएंगे आप। लिख लो कॉपी में, कॉपी में लिख लो नोट्स में, एक क्वेश्चन गलत करूंगा तो 5 सिटअप लगाऊंगा। ये गीतेंद्र सर से मेरा प्रॉमिस है। देखना बेटा, बीमार मत पड़ जाना, ठीक है, कि अगले दिन उठ ही नहीं पाए। अरे क्लास की थी क्रैश कोर्स की, सिटअप लगाए बहुत हमने ना, मुझे मालूम ऐसा नहीं होगा। तो आंसर दो, चलो ऑप्शन देखिए, प्रोटीन्स एंड लिपिड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन डी ग्लूकोज एंड लिपिड्स। बताओ 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 क्या आंसर है इसका। टिनिंग, ये टिनिंग हुआ मतलब आप टाइम पीरियड खत्म। इतना तो बायोलॉजी में फास्ट काम करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। हमको पता है बेटा कि जो गोल्जी एपरेटस है ये ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन करता है। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ग्लाइकोप्रोटीन का बनना, ग्लाइकोसाइडेशन मतलब ग्लाइकोलिपिड का बनना। प्रोटीन की पोस्ट, हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन, एक वर्ड यूज करते हैं हम, क्या बोलते हैं, हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन मॉडिफिकेशन के, यानी ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का मॉडिफिकेशन जो होता है वो गोल्जी एपरेटस में होता है। तो आंसर इज बीटा बी। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नीट 2022, ठीक। एमपीक्यू भी है, लिखते जाना, जो एमपीक्यू है उनके ऊपर एमपीक्यू लगाते जाना उसमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं केवल 90 जगह पे लगवाऊंगा, ये मैं 900 जगह पे लगवा सकता हूं ये मैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना, इसलिए मेहनत की करो बेटा, ठीक है। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कहां से लिया गया, 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 134 का क्वेश्चन है ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन डायग्राम, के दिए गए डायग्राम के संदर्भ में, दिए गए डायग्राम के संदर्भ में सही कथन को पहचाने, ठीक है। दिए गए डायग्राम के संदर्भ में सही कथन को पहचाने, ठीक है। एक डायग्राम दिया गया है, नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले तो बेटा डायग्राम पहचान,
है ना। पहले बच्चे डायग्राम पहचान फिर ऑप्शन ध्यान से पढ़ते को। पहला है द माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट इज 9+O टाइप, 9+0 टाइप। सेंट्रल पार्ट ऑफ द proximal region is called the hub. They form spindle fiber during cell division. Their core is called axoneme, which possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. देखो अब देखो, पढ़ो उसको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो उसको, है ना। बिल्कुल एनसीईआरटी का जो है ये समझ लीजिए कि वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। देखो बेटा, सिंपल सी बात यह है कि यहां पर आपने इस इमेज को देखा, आपने ध्यान से देखा, आपने कहा कि इस इमेज में मेरे को क्या दिखाई पड़ रहा है। इस इमेज में मेरे को दिखाई पड़ रहा है 9+2 अरेंजमेंट दिखाई पड़ रहा है। 9 मुझको दिखाई पड़ रहे हैं डुप्लेट फाइबर, 9 मेरे को डुप्लेट फाइबर दिखाई पड़ रहे हैं, 2 मेरे को जो है वो सेंट्रल फाइबर दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, है ना बेटा, ठीक है। तो 9+0 टाइप तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया आंसर, ऑप्शन ए गलत हो गया इसका, ठीक है। सेंट्रल पार्ट जो है वो हब कहलाता है किसमें, सेंट्रियोल में, के सेंट्रियोल में सेंट्रल पार्ट को हम हब कहते हैं, तो ये भी आंसर गलत हो गया इसका, ठीक है। दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स के कारण अरेंज होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये वास्तव में क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है किसका, सीलिया या फ्लैजिला का, सीलिया या फ्लैजिला का क्रॉस सेक्शन है जो 9+2 एलिमेंट को शो करता है। इसके कोर को बोलते हैं हम एक्सोनिम बोलते हैं, ठीक है। और इससे जो है वो सीलिया फ्लैजिला निकलते हुए हमें पूरे पैरेलल एक्सिस में माइक्रोट्यूबुल अरेंज करता है अपने आप को और सीलिया फ्लैजिला को बनाता है। तो आंसर इज डेल्टा डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 137 देख लो आप, ठीक है। अब बताओ आप में से कितने बच्चे सही किए, गलत किया हो तो उठियो, उठो, गलत किया है तो वीडियो को पॉज करो, उठो, 5 सिटअप लगाओ, चलो, एक साथ नहीं लगवाऊंगा। गलत किया तुमने ये क्वेश्चन तो उठिए, वीडियो पॉज करो, उठो, 5 सिटअप लगाओ, चलो, है ना। आई बात समझ में, क्या करना है, हाँ, तभी तुम ध्यान दोगे लेक्चर पे, है ना। जब तक सजा नहीं मिलेगी तुम ध्यान नहीं दोगे, तो पहले समझ गए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। के कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है आपको और आपको सही ऑप्शन चुनना है इसमें, के पढ़ो ध्यान से, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करो, चलो, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कीजिए। लाइसोसोम क्या हो गया बेटा, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, तो ए का क्या हो गया, ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, मतलब आंसर तो हमको मिल गया, आंसर मिल गया। ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर आपका हो नहीं सकता, तो हमने तो बाकी मैच ही नहीं किया, हमने आंसर लगा दिया ए, आ गया उत्तर। आप बोलोगे सर बाकी बताओ ना, ऐसे थोड़ी ना, बेईमानी है, चीटिंग है ये तो, ठीक, तो बी का प्रोटीन सिंथेसिस सही हो गया, स्मूथ एंडोरेटिकुलम जो है वो स्टेरॉइड सिंथेसिस, ये भी सही हो गया, स्पिंडल। अब देखो बेटा, एग्जाम में स्मार्ट गेम करना पड़ता है, कई बार स्मार्टली सुना, आपको यदि आंसर मिल गया, आपने देखा, एक को मिलाया, ऑप्शन देखे आपने, मिल गया आंसर, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बेटा, है ना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्टेरॉइड या लिपिड को बनाते हैं, और सेंट्रोल जो है वो स्पिंडल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एनिमल सेल में सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंट्रोल्स, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। सेंट्रोल सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं। तो आंसर क्या गया, आंसर आ गया इसका ए, है ना। 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 133 134, है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो गलत नहीं किया होगा आपने, ये गलत किया तो फिर वीडियो पॉज करो, 5 सिटअप लगाओ, है ना। अब आप बोलोगे सर हमें नहीं पढ़ना गीतेंद्र सर से, एक तो पढ़ाते ऊपर से सिटअप और लगवाते, है ना, हमें नहीं पढ़ना। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, थोड़ा पड़ जाता तो एग्जाम में अच्छे नंबरों से सिलेक्ट हो जाता, अच्छी रैंक पर सिलेक्ट हो जाता। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता भाई, है, समझ गए ना। इसलिए ठीक है, फिर क्या होगा, नहीं निकलेंगे ना तो क्या क्या कौन सा गाना अभी बड़ा पॉपुलर होता है कि वो जुगनू बनता फिरू में जुगनू जुगनू जुगनू, तो फिर तुम मोहल्ले के जुगनू बन जाओगे, ठीक है। यदि एग्जाम अच्छे से नहीं पढ़ा ना तो मोहल्ले में लोग बोलेंगे देखो वो जुगनू जा रहा है, ठीक, समझ गए ना। तो
आप बोलोगे सर जुगनू बोल रहे हैं हमको ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सामने आपके स्क्रीन पर। इन विच सेल ऑर्गेनेल एंजाइम्स रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बोथ आर, इन विच सेल ऑर्गेनेल एंजाइम रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बोथ आर प्रेजेंट, यानी किस सेल ऑर्गेनेल में कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले एंजाइम भी होते हैं, प्रोटीन बनाने वाले एंजाइम भी होते हैं। अब ऑप्शन ध्यान से देखिए, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, किसके अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जहां पे कि कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाले एंजाइम भी होंगे, प्रोटीन को बनाने वाले एंजाइम भी होंगे? बताओ कहां होंगे बेटा ऐसा, सोचो जरा, बताओ। चलिए, है ना, मैंने कहा आपसे राइबोसोम इज कंसर्न विद दी प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये तो गलत हो गया, यहां पे कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है यहां पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके पास में क्या होता है, इसके पास में 70S राइबोसोम भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास में 70S राइबोसोम भी होते हैं, और इसमें रुबिस्को एंजाइम भी होता है जो कि जो है वो फूड का निर्माण करता है, मतलब जो कि CO2 को रिड्यूस करके उससे शुगर का फॉर्मेशन करता है। तो आंसर हो गया इसका सी इज दी राइट आंसर। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट आज डिस्कस नहीं किया हमने, लेकिन ये बेसिक फंडा है, कॉमन फंडा है क्लोरोप्लास्ट का कि ये इसमें शुगर भी बनती है, प्रोटीन भी बनते हैं। राइबोसोम के बारे में बात किया था हमने, ठीक है। 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 136 है ना बेटा। चलिए, मैं भूला नहीं हूं, यदि गलत किया है तो ठक बैठक, हाँ भूला नहीं हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ट्रू अबाउट फॉस्फोलिपिड, कौन सा फॉस्फोलिपिड के बारे में सच है? सत्य के एम्फीपैथिक आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल मेम्ब्रेन, मोर देन 80% इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेस देन 20% प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बेटा, फॉस्फोलिपिड के बारे में सबसे बड़ा सच ये है कि ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करते हैं, ठीक है। ये सभी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, तो ये गलत हो गया, नॉट लिखा है इसलिए गलत हो गया स्टेटमेंट ये, ठीक है। ये इनका परसेंटेज मेम्ब्रेन में वेरी करता है, हमेशा 80% से अधिक नहीं होते हैं, हमेशा 20% से कम नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गए दोनों स्टेटमेंट। तो आंसर इज ए इज द राइट आंसर। तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आंसर मिलेगा। तो कभी ये ऐसा मत सोचना कि रट के चला जाऊंगा तो आंसर बन जाएगा, रट के चला जाऊंगा तो आंसर नहीं बनेगा बेटा। रट के एग्जाम नहीं निकलता है, समझकर एग्जाम निकलता है, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट इज ए मेजर ऑफ, ये भी बताया मैंने आपको कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट किसका मेजर है, क्या नापता है, क्या मेजर करता है, बताइए, ठीक है। इसका माप है राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम लार्ज सब यूनिट, डेंसिटी एंड साइज, ए एंड बी। अरे भाई मैंने कहा ना, कोई पार्टिकल कितना भारी है, कब वो सेडिमेंट करता है, इससे हमको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट मालूम चलता है, जिसको हम स्वेडबर्ग यूनिट में हम तय करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज करते हैं। आंसर है इसका डेंसिटी एंड साइज, इसका आंसर है डेंसिटी एंड साइज। गलती मत करना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इट इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 2022, ठीक है ना बेटा, याद रखना। चलिए, है ना, 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 136। स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड बाय, स्पिंडल किससे बने होते हैं? ऑप्शन देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, पैराक्सोम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, परंतु ये क्यों लिया मैंने सिंपल से क्वेश्चन को, क्योंकि ये दिस इज दी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर 2022 के। स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल्स किससे बने होते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, देख ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटल टू। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलकर साइटोस्केलेटल को बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर के अंदर होते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। तो आंसर आ गया इसका ए, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का एंडोस्केलेटल बनाते हैं। एंडोस्केलेटल ऑफ सेल बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और साइटोस्केलेटल बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से, याद रखना, ठीक है। गोल्जी बॉडी की क्रियाशील इकाई फंक्शनल यूनिट होती है सिस्टर्नी। पैराक्सोम क्या होता है? यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ, पैराक्सोम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ एक माइक्रोबॉडी होता है, क्लियर। तो आंसर आ गया ए इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 8,
ध्यान से पढ़िएगा, दिस इज द क्वेश्चन नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऑलरेडी ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। आप इसका आंसर कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन ए करेक्ट सीक्वेंस एज पर ग्राम्स स्टेनिंग टेक्निक। treatment with 0.5% iodine solution, washing with water, treatment with absolute alcohol or acetone, staining with weak alkaline solution of crystal violet के करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इसका बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसमें इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम क्रिस्टल वॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे, हम क्रिस्टल वॉयलेट का यूज करेंगे हम। उसके बाद हम मोर्डेंट के रूप में जो कि स्टेनिंग में हेल्प करता है, मोर्डेंट के रूप में हम क्या करते हैं, आयोडीन का यूज करते हैं, है ना। मोर्डेंट के रूप में हम आयोडीन का यूज करते हैं। प्राइमरी स्टेन के रूप में हम क्रिस्टल वॉयलेट का हम इस्तेमाल करते हैं। ये प्रीवियस ईयर में ऑल इंडिया पीएमटी में पूछे गए कुछ फैक्ट है, पॉइंट्स है बेटा। प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट है, मोर्डेंट के रूप में जो है वो आयोडीन है जो कि स्टेनिंग को प्रमोट करता है, आयोडीन से ट्रीट करेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उसको जो है वो वाटर से धो लेंगे। धोने के बाद हम जो है उसको देखेंगे कलर हो चुका है, फिर एस्टोन या अल्कोहल से ट्रीट करेंगे। जो कलर लूज कर देगा वो ग्राम नेगेटिव है और जिसमें कलर बना रहेगा वो ग्राम पॉजिटिव है। तो आंसर हो गया इसका बी। याद रखना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इससे डिराइव्ड होकर नया क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर इसका बी। इस क्वेश्चन के लिए मैं उठक बैठक नहीं लगवाऊंगा, यदि तुमसे ये नहीं बना है तो कोई बात नहीं बेटा। हालांकि मैंने जब क्लास लिया था रेगुलर बैच में, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ इसको, पर अभी मैंने आपको जो है वो क्रैश कोर्स में कुछ चीजें ऐसी होंगी क्वेश्चन के तरीके से मैं आपको समझाऊंगा बेटा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से एक हमको नया फैक्ट यहां पर मालूम चल गया है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is characteristic of phospholipid of plasma membrane? कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड की कैरेक्टरिस्टिक होता है बताइए, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी, मैंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है वो कैसे ट्राइग्लिसराइड से ड्राइव होता है। एक फैटी एसिड को एक फॉस्फेट रिप्लेस करता है, उसमें दो फैटी एसिड बचे रहते हैं जो टेल के समान काम करते हैं। हेड में ग्लिसरॉल और फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक पोलर हेड होता है इसमें और दो नॉन पोलर टेल होती है, ठीक है ना। टेल पोलर कभी नहीं होती है, ठीक है बेटा, टेल हमेशा जो है नॉन पोलर होती है। तो दो यानी फॉस्फोलिपिड कैसा होता है बेटा, ऐसा होगा ये, है ना। तो आंसर हो गया इसका बीटा बी इज द राइट आंसर, है ना, ठीक है। अब ये गलत किया तो उठक बैठक टिंग 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 सिटअप लगा लो, गलत किया है तो। नहीं किया तो कोई बात नहीं, बैठे रहो शांति से। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेवलिंग ऑफ गिवन स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus के गोल्जी apparatus के दिए गए स्ट्रक्चर की सही लेवलिंग क्या है। ए बी सी डी, टिंग 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 टिंग, बताओ। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, बताओ, ठीक है। देखो बेटा सिंपल सी बात है कि ए तो हो गया यहां पर सिस्टर्नी, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो गया कैंसिल, ए सिस्टर्नी हो गया, ठीक है। बी है वेसाइकल, ठीक है। सी क्या है यहां पे, डायरेक्शन गौर से देखिए आपके, गौर से डायरेक्शन देखिए आपके, डायरेक्शन गौर से देखिए आप, एरो गौर से देखिए आपके। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है कई बच्चों के, तो एरो गौर से देखिए, आप पाएंगे कि सी जो है, सी आप देखें तो यहां पे देखो डी वाले यहां से वेसाइकल आकर जुड़ रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, मतलब दिस सरफेस इज टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सरफेस ईआर की तरफ है, ठीक है, ये सरफेस ईआर की तरफ है, और यहां से वेसाइकल बाहर निकल रहा है, मतलब दिस सरफेस टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन की तरफ है, मतलब ये मैच्योरिंग फेज है, ये फॉर्मिंग फेज है। तो ये कहलाती है सिस फेज और ये कहलाती है ट्रांस फेज। तो आंसर क्या आ गया इसका, सी हो गया आपका ट्रांस फेज, डी हो गया सिस फेज। तो आंसर आएगा इसका बीटा बी इज द राइट आंसर, बीटा बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं आप, एरो को गौर से देखना बेटा, एरो को गौर से, गलती मत करना, एरो को गौर से देखना आप, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ये ट्रांजिशनल वेसाइकल है, जाकर जुड़ा, इससे जुड़ा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाया, तो फॉर्मिंग फेज हो गया, सिस फेज हो गया, और जहां पर ये वेसाइकल रिलीज कर रहा है वो ट्रांस फेज हो गया आपका, ठीक है। तो आंसर इज बीटा बी। 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 133, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये के। याद रखना जो एनसीईआरटी की थ्योरी है उसका ये ग्राफिकल, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर 2022, है ना।
इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्लियर। चलिए, चैनल प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन, चैनल प्रोटीन किसमें शामिल होते हैं, चैनल प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन, के बताइए। अब हमको ध्यान से देखना और बताना है हमको, के ऑप्शन देखिए आप यहां पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स, एक्टिव वाटर ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। ठीक है, गौर से देखिए, बताइए आंसर, ठीक है, सही आंसर क्या है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको इसमें। जो मैंने आपको देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो क्रैश कोर्स में हमने जो कवर किया ना एनसीईआरटी, थोड़ा सा कई क्वेश्चन ऐसे जो थोड़ा सा लेवल से ऊपर जाते हैं, और वो बेसिकली हमने रेगुलर क्लास में कवर किए हैं। चिंता मत कीजिए, मैं उन क्वेश्चन की थ्योरी भी यहां पर एक्सप्लेन करते जाऊंगा, इसलिए इस सीरीज का बड़ा महत्व है, एमसीक्यू का भी बड़ा महत्व थ्योरी के साथ में। देखो बेटा, चैनल प्रोटीन जो है वो एंजाइम का ट्रांसपोर्ट कभी नेवर, सेल टू सेल एंजाइम का ट्रांसपोर्ट कभी नहीं होता है। एंजाइम्स आर दी मैक्रोमोलिक्यूल्स, और मैक्रोमोलिक्यूल एक सेल से दूसरी सेल में नहीं जाते हैं। एंजाइम जिस सेल में काम करते हैं उस सेल के अंदर खुद से बनते हैं, उन्हें बनाना पड़ता है, ठीक है ना, याद रखना। एंजाइम सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर एक्टिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एक्वापोरिन्स होते हैं, एक्वापोरिन्स होते हैं, और इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। एक्वापोरिन्स होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, पीटर ग्रैंड का, और पैसिवली वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, आयंस के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो हमेशा एनर्जी यूज करके इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन आयंस के पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए, मान लो पोटेशियम बाहर अधिक है, अंदर कम है, पोटेशियम को अंदर लेके आना है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर हमें एक चैनल चाहिए पड़ता है, क्योंकि लिपिड की बाइलेयर से पोलर सॉल्यूट आर पार नहीं निकल सकता है, इसलिए हमें एक ऐसा प्रोटीन चाहिए पड़ता है जो चैनल के समान काम करे। तो आंसर इसका आएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस इज द बेस्ट आंसर, ठीक है, इट इज द बेस्ट आंसर। क्योंकि देखो बेटा, कैरियर प्रोटीन जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है, ठीक है ना। चैनल प्रोटीन जो होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेजर रोल प्ले करते हैं, तो आंसर इसका हो गया डेल्टा डी, ठीक है, क्लियर। एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, देयर आर टू मेजर क्लासेस ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व विथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस सॉल्यूट, व्हाइल चैनल प्रोटीन आर इन्वॉल्व ओनली विद द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये हायर जो है बेटा, हायर लेवल इंफॉर्मेशन याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 131, और इसके बारे में आगे और डिटेल में रखा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन बैक्टीरियल सेल एनवेलप। बैक्टीरियल सेल एनवेलप में लेयर्स का सही सीक्वेंस क्या है, गौर से देखिए और बताइए। सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, मतलब एरो लगाया मतलब बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब देखो बेटा, इसमें गलती मत करना, गलती करोगे 10 उठक बैठक लगवाऊंगा मैं, ठीक है। कितनी लगवाऊंगा मैं? 10 बार लगवाऊंगा मैं, है ना। देखो, सबसे बाहर क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट, दिस इज दी आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। बीच में होता है सेल वॉल इज दी मिडिल लेयर, और सबसे अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज दी इनर मोस्ट लेयर। तो आंसर हो गया इसका बीटा बी, ठीक है, आंसर इज बीटा बी, है ना। तो याद रखना था 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 128, है ना, एक्सप्लेन किया हुआ ऑलरेडी मैंने थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू लाइसोसोम। कौन सा लाइसोसोम के संदर्भ में गलत है? गलत है, कभी गलती मत करना बेटा। जैसे इनकरेक्ट लिखा ना, ऐसे वर्ड दिमाग में रखना। आप इनकरेक्ट पूछा उसने आपसे करेक्ट नहीं पूछा, आपसे इनकरेक्ट पूछा। कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं, दे आर फिल्ड विथ एसिड हाइड्रोलाइसिस एंड अदर एंजाइम। ये तो सही है, ये गलत नहीं, ये तो सही है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये राइट स्टेटमेंट है। दे आर मोनोमॉर्फिक एंड यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नहीं, लाइसोसोम जो होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम होता है जिसमें केवल एंजाइम भरे होते हैं। जब ये फूड वैक्यूल से फ्यूज करता है, सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाता है। पचा हुआ फूड बाहर निकल जाता है, रेसिडुअल लाइसोसोम बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये मोनोमॉर्फिक नहीं होता, पॉलीमॉर्फिक होता है। तो ये भी गलत हो गया। तो लाइसोसोम क्या होते हैं? ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, हमको याद रखना है हमें, ठीक है। दे में भी ऑटोफेजिक, बिल्कुल सही है, लाइसोसोम ऑटोफेजिक होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। गलत, इनकरेक्ट पूछा, देखो मैंने भी इनकरेक्ट पूछा, तो ये आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा। अरे भाई, है ना, जो मैं गलती करने जा रहा था मैं रुक गया, ठीक है, एकदम झट से रुक गया। मैंने कहा कि उसने पूछा इनकरेक्ट, मैंने कहा हाँ ये होते हैं पॉलीमॉर्फिक,
गलत स्टेटमेंट है और गलत ही तो पहचानना है हमको आंसर मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। ऑटोफोजिक होते हैं, ये सही मतलब स्टेटमेंट सही है, पर यहां पे आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि हमको इनकरेक्ट चुनना है ना। दे कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, न्यूक्लियस, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन हमको इनकरेक्ट चुनना है ना। तो कई बार क्या होता है बेटा, हम इनकरेक्ट वर्ड को पढ़कर जब ऑप्शन देखते हैं ना तो गलती कर बैठते हैं, है ना। तो आपको यहां पे क्या चुनना है, इनकरेक्ट चुनना था। तो आंसर मतलब ये सही था, ये सही था, ये सही था, ये गलत था, ये यही आंसर है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बायोमेम्ब्रेन्स आर, बायोमेम्ब्रेन होती है एसिमेट्रिक एंड सॉलिड सीट लाइक, सिमेट्रिक एंड ग्लोबुलर, ठीक है, एसिमेट्रिक एंड फ्लूइडी, सिमेट्रिक एंड फ्लूइडी। बताओ क्या होता है, सोचो तो और बताओ। आगे नहीं बोलूंगा भाई, इतना ही गाना गाऊंगा, आधा गाना गाऊंगा, ठीक है ना। बताओ बताओ बताओ। गलत किया ना, 10 सिटअप है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन वाइज सिटअप वेरी कर रहा है, क्वेश्चन वाइज सिटअप वेरी कर रहा है। ये गलत करोगे 10 सिटअप कौन लगाएगा, तुम लगाओगे। घर वाले बोलेंगे क्रैश कोर्स करते करते बॉडी कैसे बन गई, कि सर पुशअप्स लगवा रहे हैं, सर सिटअप्स लगवा रहे हैं, है ना। तो कुछ नहीं तो पहलवान ही बन गए क्रैश कोर्स के बाद, है ना। तो ऐसा मत कर रहा हो, पढ़ लो थोड़ा सा, दिमाग के पहलवान बनो। बायोमेम्ब्रेन जो होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सट्राइंसिक इंट्राइंसिक प्रोटीन रैंडम पैटर्न में पाए जाते हैं। प्रोटीन लेटरल मूवमेंट भी करते हैं, लिपिड का कंटिन्यूअस लेयर होता है, उसमें प्रोटीन धसे होते हैं, कुछ बाहर तरफ होते हैं उसमें। तो मेम्ब्रेन कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, मेम्ब्रेन तरल प्रकृति की होती है। तो आंसर है इसका एसिमेट्रिक एंड फ्लूइडिक मेम्ब्रेन होती है, फ्लूइड होती है मेम्ब्रेन में, तरलता होती है, ठीक है। आंसर इस सी। 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 131 देख लीजिए, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 15, डाई इंजेक्टेड इनटू अ सेल माइट बी एबल टू इंटर द एडिशनल सेल थ्रू द, के एक सेल में यदि हमने एक डाई को इंजेक्ट किया है तो वो दूसरी सेल तक कैसे पहुंच जाती है। ऑप्शन ए है माइक्रोट्यूब्यूल, नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, माइक्रोफिलामेंट कोई रोल प्ले नहीं करता, टाइट जंक्शन इनफैक्ट रोकता है, टाइट जंक्शन रोकता है इसको, ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, प्लाज्मोडेस्माटा इज द राइट आंसर, जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन को, कनेक्शन को मेंटेन करते हैं। तो आंसर इज सी, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल इज हायर इन वैक्यूल्स देन दोज इन साइटोप्लाज्म, व्हाई। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एग्जाम का पूछ रहा है कि कोशिका द्रव्य की तुलना में रिक्तिका स्थानों में, मतलब जो आपका वैक्यूल्स है उसके अंदर आयन और अन्य सामग्रियां अधिक मात्रा में क्यों होती है। तो अब ऑप्शन ध्यान से देखिए और सही उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है टोनोप्लास्ट हैज अ नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट पंप्स आयंस इनटू वैक्यूल थ्रू फ्रॉम साइटोप्लाज्म। फिर दूसरा है थ्रू ऑस्मोसिस ए लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस गो कंटिन्यूअसली टू द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। फिर तीसरा है cytoplasmic ions enter the vacuole through osmotic flow of water। फिर है vacuoles are always engaged in the hydrolysis of salt and into their ions, ठीक है। देखो बेटा सिंपल पहली बात, फंडा ये कहता है कि ऑस्मोसिस में केवल वाटर मॉलिक्यूल आर दी ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन पास थ्रू दी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में केवल वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। ये भी गलत हो गया, कोई भी आयन ऑस्मोटिक की प्रोसेस में मूव नहीं करता है। दिस इज बोथ आंसर रॉन्ग के ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच द वाटर मॉलिक्यूल आर द ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन डिफ्यूज फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, ठीक है। वैक्यूल में हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, वैक्यूल इज ए नॉन लिविंग कंटेंट, नॉन लिविंग कंटेंट, वहां पे कुछ इकट्ठा हो सकता है पर केमिकल प्रोसेस नहीं चल रही होती वहां पे, ठीक है। अब क्या आंसर होता है, टोनोप्लास्ट इज ए लिविंग मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिवली इंगेज होती है और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है, एक्स्ट्रा केमिकल्स है, उनको वो सेंट्रल वैक्यूल में डालती रहती है। इसलिए कई केमिकल्स आपको सेंट्रल वैक्यूल के सेल सेप के अंदर बड़ी अधिक मात्रा में आपको देखने मिलेंगे। आंसर इसका है ए। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नीट 2022 में कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, नो इफ नो बट, ठीक है ना। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स इज हायर इन वैक्यूल्स। अरे हाँ हो गए तो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस having many parallel stalked flat disc cisternae of 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर, माइक्रोमीटर होना चाहिए, माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है। अब देखो बेटा, है ना,
पूछ रहा आपसे, कह रहा है वो कि यदि ये ऐसा है तो बताओ क्या है। ठीक है, बोल रहा है न्यूक्लियस के पास में डेंसली स्टेनिंग करने वाली रेटिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो पैरेलल स्टॉक के रूप में अरेंज है, सिस्टर्नी से बना होता है, तो वो क्या है, वो बेटा वो है गोल्जी बॉडी, इट इज दी गोल्जी apparatus। उसने बोला पैरेलली स्टॉक्ड। ठीक है, रेटिकुलर वर्ड से हम कंफ्यूज कर जाते हैं और हम ईआर आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि बेटा ईआर में कोई भी स्ट्रक्चर पैरेलली स्टॉक नहीं करता, ये पैरेलली स्टॉक नहीं होता। ईआर में एक के ऊपर एक पैरेलली स्टॉक डिस्क नहीं होती, पैरेलली स्टॉक डिस्क के समान सिस्टर्नी आपको देखने मिलती है गोल्जी बॉडी में। ठीक है, तो आंसर इज बीटा बी। ठीक है, याद रखना, पेज नंबर 133, 11th क्लास एनसीईआरटी। 18, पर ऑक्सीसोम इज ए माइक्रोबॉडी ऑफ ए सेल दैट हेल्प्स इन के। अब पर ऑक्सीसोम, देखो बेटा अभी माइक्रोबॉडी तो पढ़ा नहीं अभी तक हमने, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि चलो इस क्वेश्चन से कवर कर लेते हैं हम। ठीक है, क्या होता है बेटा कि सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो छोटे साइज के होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, उन्हें माइक्रोबॉडीज कहते हैं, पर ऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सोम एंड स्फेरोसोम। ठीक है, ऐसे जब भी कभी आप सेल में सोम वर्ड का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है बॉडी या स्ट्रक्चर, ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जिसका संबंध हाइड्रोजन परऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म से होता है, उसे हम पर ऑक्सीसोम कहते हैं। दे आर बेसिकली रिलेटेड विद दी पर ऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ये फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड एंड डिग्रेडेशन ऑफ परऑक्साइड के। तो इसके लिए इसमें कैटलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, इसमें कैटलेज नाम का एंजाइम होता है, और ऑक्सीडेज नाम के, इसमें बड़ी मात्रा में पर ऑक्सीडेजेज और ऑक्सीडेजेज एंजाइम बड़ी मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन आंसर नहीं है, कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू फैट ये भी आंसर नहीं है इसका, कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये भी इसका आंसर नहीं है। आंसर इज कि परऑक्सोम परऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म से जुड़े होते हैं, आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इन सेलुलोज सेल वॉल माइक्रोफिब्रिल किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, यानी माइक्रोफिब्रिल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है जो उनको आपस में जोड़े होता है। याद रखिएगा बेटा कौन सा बॉन्ड होता है ना, बताओ, पढ़ो ध्यान से और आंसर दो जरा, फिर बात करते हैं। पहले आप साथ साथ आंसर दो अपना के, भले ही बेटा लाइव सेशन नहीं है पर आप आंसर दीजिए। देखो बेटा पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड के बीच में होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन अमाइनो एसिड्स के बीच में होता है, इससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ठीक है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है ना। सल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में होता है। प्रोटीन को स्टेपल करने के लिए जब प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड हमको देखने मिलते हैं। यहां पर आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड के, यानी सेलुलोज सेल वॉल में जो माइक्रोफिब्रिल होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है बेसिकली अट्रैक्शन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आंसर इज ए। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ए मेम्ब्रेन इज हेल्ड टुगेदर प्राइमरली वॉल व्हाई। ठीक है, एक झिल्ली मुख्य रूप से एक साथ व्यवस्थित रहती है इस कारण से, यानी एक मेम्ब्रेन जो है प्राइमरली किस कारण से अपने आप को हेल्ड करके रखती है, बताइए। ठीक है, तो अब देखो बेटा सिंपल सी बात है कि कब आदमी साथ रहता है, मैं आपसे पूछूं कब आदमी साथ रहने की कोशिश करता है, एकजुट होकर रहता है आदमी कब साथ, खुशी में कि डर में? डर में। फियर आदमी को जोड़कर रखता है, फियर का मुकाबला करने के लिए लोग बाग जुड़कर एक साथ जाते हैं, उठ के जुड़कर कोशिश करते हैं। ऐसे ही बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है कि एक कोई मॉलिक्यूल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप को डिसॉल्व होने से रोकने के लिए, वो वाटर में पानी में घुलने से रोकने के लिए वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को शो करता है, और हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन जो होता है यही मॉलिक्यूल को बनाए रखता है उठ के। तो इसका मतलब मेम्ब्रेन अपने आप को बनाए रखती है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस या हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शंस। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया ए। याद रखना के बेसिक फंडा है एग्जाम का क्वेश्चन के, बड़ा जनरलाइज क्वेश्चन है पर एग्जाम में पूछा जाता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, मिडिल लेमिला इज फाउंड बिटवीन। मिडिल लेमिला जो है वो एडजेसेंट सेल समीपवर्ती कोशिकाओं में किसके बीच पाई जाती है, यानी किसको आपस में जोड़ती है? तो मैंने अच्छे से बतलाया था, मैंने कहा था कि मिडिल लेमिला समीपवर्ती कोशिकाओं की एडजेसेंट सेल की प्राइमरी वॉल को जोड़ती है। ठीक है, और प्राइमरी वॉल पे अंदर की ओर सेकेंडरी वॉल जमा होता है। ठीक है, याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन। गलत किया उठक बैठक, चलो है ना, सिटअप्स। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई दैट द सेल इज ए सेल्फ कंटेंट यूनिट के? कौन सा स्टेटमेंट इस बात को
को जस्टिफाई करता है। इस बात के लिए इच्छुक थे कि कोशिका एक स्वनिहित इकाई है। अब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्यों, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा कहता है कि सेल एक सेल्फ कंटेंट यूनिट है। इट इंडिपेंडेंटली कैरीड आउट ऑल फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट ऑक्सीडाइज फूड मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर टू सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। रिप्रोड्यूस विथ सिमिलर हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज। बताइए, एक बड़ा जनरलाइज क्वेश्चन है ये, बेसिकली ये सेल थ्योरी का एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सारी प्रॉपर्टी हमको एक सेल के बारे में बतलाती है, सारी प्रॉपर्टी इस बात को सिद्ध करती है कि एक सेल जो है वो एक सेल्फ कंटेंट यूनिट है। यदि वो अपने समान दूसरी सेल को डिवाइड करती है, रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है, ठीक है, और उसमें सारी जीवन की क्रियाएं चल रही होती है, मतलब वो सेल एक सेल्फ कंटेंट यूनिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, दी ओनली ऑर्गेनेल फाउंड इन पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पीपीएलओ मतलब सेल वॉल लेस प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया है, इनको पीपीएलओ कहते हैं, माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। तो पीपीएलओ में पाया जाने वाला एकमात्र सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल जो यूनिवर्सल टाइप के होते हैं। 70s राइबोसोम पीपीएलओ के अंदर हमको देखने मिलता है। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है। गलत किया, उठक बेटा, क्या करना है समझ गए, है ना। 24, विच पार्ट ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। स्पर्म का कौन सा भाग गोल्जी बॉडी से बना होता है? अब आप बोलोगे सर बताया नहीं आपने। बेटा देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मल्टी चैप्टर क्वेश्चन होते हैं। अब ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन यहां पर आया अटके, तो कोई भी स्पर्म का जो हेड होता है, हेड के ऊपर वाला हिस्सा, तो उसमें टोपी के समान उसमें एक्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसमें एक्रोसोम पाया जाता है। और एक्रोसोम एक बड़े लाइसोसोम के समान, इट इज लाइक ए बिग लाइसोम, एक बड़े लाइसोसोम के समान होता है। और इसमें जो है वो एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो एक्रोसोम इज ए मॉडिफाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक्रोसोम जो होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मॉडिफिकेशन से बनने वाला एक बड़ा लाइसोसोम होता है जो स्पर्म की टिप पर हमको देखने मिलता है। तो आंसर इसका है एक्रोसोम, ठीक है, ऐसे याद रखना। एक्रो मतलब आगे, सोम मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के। स्पर्म में सबसे आगे टोपी के समान जो दिखाई पड़ता है स्ट्रक्चर वो है एक्रोसोम, ठीक है, क्लियर। 25, इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड, इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड एंड फैट डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय के। अब देखो बेटा, याद रखना, यहां पर फिर से एक क्वेश्चन आया माइक्रोबॉडी के ऊपर। माइक्रोबॉडी के बारे में एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन लिखी है, माइक्रोबॉडी होते हैं बस, ठीक है, ऐसी लिखी एक लाइन ऐसी लिखी हुई है। पर हमको पता होना चाहिए माइक्रोबॉडी में परऑक्सोम आता है, ग्लाइऑक्सोम आता है, स्फेरोसोम आता है। परऑक्सीसोम का संबंध होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मेटाबॉलिज्म से, स्फेरोसोम का संबंध होता है फैट के स्टोरेज से, और ग्लाइऑक्सोम केवल और केवल प्लांट सेल में देखने मिलता है। मॉडिफाइड पेरोक्सोम होता है जो कि फैट का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन करता है। जब सीड जर्मिनेट होते हैं तो ऑयल सीड के अंदर जो ऑयल भरा होता है उसे वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। ग्लाइऑक्सोम एक माइक्रोबॉडी है। तो आंसर क्या है इसका? ग्लाइऑक्सोम। तो ये मैंने क्यों क्वेश्चन लिया है? ताकि आप एक फैक्ट को याद रखें। आपके ये एक फैक्ट है, इसको नोट कर लेना, याद रखना बेटा, ठीक है। सिर्फ क्रैश कोर्स वाले बच्चों को बोल रहा हूं मैं, बाकी जो टाइटन बैच के बच्चे हैं या जो टारगेट बैच के, फोकस बैच के बच्चे हैं, वो तो जानते हैं अच्छे से कि सर ने पढ़ाया हुआ हमको ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग is a characteristic of plant cell, amoeba and WBC. It is caused by के साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर मूवमेंट, जिसको हम साइक्लोसिस भी कहते हैं, ठीक है, वो प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। उस अमीबा में देखने मिलता है, WBC में देखने मिलता है। ये किससे होता है भाई? सिंपल सी बात है कि जो भी हम कहते हैं बेटा, जो भी सेल के अंदर मूवमेंट होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होता है, दिस इज ड्यू टू दी माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट जो है वो एक्टिन मायोसिन से बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, और ये जो है वो साइटोस्केलेटल का कंपोनेंट होते हैं। साइटोस्केलेटल घूमता है, इसलिए साइटोप्लाज्म घूमता हुआ हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। माइक्रोडोमेन जो होते हैं ये मूवमेंट नहीं करते, ये प्रोटीन को एक जगह पे फिक्स रखने वाले होते हैं। तो माइक्रोडोमेन फिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? बीटा बी इज द राइट आंसर, है ना। तो कॉन्ट्रैक्टिंग माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन लाइसोम बर्स्ट दे रिलीज देयर एंजाइम एंड डाइजेस्ट एंटायर सेल, इट इज कॉल्ड के
जब लाइसोम फट जाते हैं, ये अपने पूरे एंजाइम कंटेंट को रिलीज कर देते हैं, तब जो है वो सेल पूरी पच जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा हम आत्महत्या, सुसाइड, ऑटोलाइसिस, खुद को मार लेना। ठीक है। ऑटोफेजी का मतलब एक्स्ट्रा सरप्लस सेल ऑर्गेनेल को जो है वो सेल डाइजेस्ट कर लेती है। सेल जब एक्स्ट्रा सरप्लस ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर लेगी, ऑटोफेजी कहलाता है। सेल के अंदर यदि बल्क मूवमेंट, बड़ी मात्रा में सेल के अंदर कोई केमिकल लिया जाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। बड़ी मात्रा में सेल से कोई केमिकल बाहर निकलता है, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है ना, इसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। ठीक है। ऑटोलाइसिस मतलब सेल पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम होते हैं गोल्जी बॉडी जो प्लांट सेल के अंदर देखने मिलते हैं और इनकी सिस्टर्नी बिखरी हुई होती है। ठीक है। तो कौन सा डिक्टियोसोम या गोल्जी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है? ऑटोफेजी, एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन, गैलेक्टोसिंथेसिस। तो याद रखना, ऑटोफेजी का संबंध अभी मैंने बताया वो है लाइसोसोम से। ठीक है। सभी सिक्रेटरी सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम डेवलप्ड होता है। ठीक है। सेल प्लेट के फॉर्मेशन में जो थैलियां, जिन थैलियों में सेल प्लेट को बनाने वाले केमिकल भरे होते हैं, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बन के आती है। और गैलेक्टोस की सिंथेसिस में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करता है। ठीक है। आंसर ए है कि जो नहीं काम करता है वो है ऑटोलाइसिस। 29, दी channels and pumps that control molecular traffic in and out of a cell are collectively known as के वे चैनल और पंप जो सेल के अंदर बाहर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम बताइए। वे चैनल या पंप जो सेल के अंदर परमिबिलिटी को मेंटेन करते हैं। अब परमिबिलिटी से जुड़ा हुआ वर्ड क्या है बताओ? पारगम्यता जुड़ा हुआ वर्ड क्या है? परमिएज। परमिएज मतलब एज मतलब है एंजाइम, जो परमिबिलिटी में काम कर रहे हैं वो परमिएज। ठीक है। साइटोक्रोम होते हैं आयरन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। साइटोक्रोम होते हैं आयरन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं बेटा। ठीक है ना। और रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये वो प्रोटीन होते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल को रिसीव करते हैं सेल मेम्ब्रेन पर और इंफॉर्मेशन को जोड़ने में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल लीनिएज, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। ओमनीसेलुलर इसेलुलर किसने दिया था? ये मानकर चलो आप। ठीक है। ये नीट का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है 2022 के लिए। ठीक है। ये आएगा, रिपीट होगा क्वेश्चन नीट के। रुडोल्फ विर्को ने जो है वो ओमनीसेलुलर इसेलुलर स्टेटमेंट को दिया बेटा, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है। क्लियर? ईयर क्या है बताओ, चलो तुम बताओ क्या ईयर है ना? ठीक, क्लियर? चलिए अब इसमें कोई सेंटेंस, हाँ ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, मैंने बताया आपको, कॉर्क सेल से। ठीक है ना? ठीक है। जेई पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया था उन्होंने। ठीक है। स्वामर्डम ने स्पर्म के ऊपर एक ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर था होम्युनकुलस, उसके बारे में बतलाया था। ठीक है। ऐसा कहा था इन्होंने। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ आपको। प्रोकैरियोटिक सेल में एकमात्र मेम्ब्रेन होती है, दैट इज दी सेल मेम्ब्रेन, और इसीलिए हम क्या बोलेंगे, क्या होता है इसमें? वन इनवेलप सिस्टम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एकमात्र मेम्ब्रेन होती है, दैट इज दी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। 32, 0+9 मतलब 9+0 हो गया। 0+9 बोलो या 9+0 बोलो। ये माइक्रोफिब्रिलर अरेंजमेंट कहां देखने मिलता है? लेक्चर की शुरुआत में बात किया था हमने कहा था ये अरेंजमेंट देखने मिलता है हमको सेंट्रियोल में। शाफ्ट ऑफ फ्लैजिला और सीलिया में हमको 9+2 अरेंजमेंट देखने मिलता है। सेंट्रियोल में कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर, बैलगाड़ी के पहिए के समान कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलता है हमको सेंट्रियोल में। 9+0 स्ट्रक्चर देखने मिलता है। 9 ट्रिपलेट फाइबर होते हैं, बीच में सेंट्रल जगह को हम हब कहते हैं। ठीक है, बात किया था हमने शुरू में। ठीक। 33, एक क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड डिक्टियोसोम को हम क्या कहते हैं? ठीक है। देखो बेटा, इतना तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, वहां पर ईआर होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है और वैक्यूल्स होते हैं। इसी के से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट होता है जर्ल सिस्टम। जी फॉर गोल्जी एपरेटस, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल फॉर लाइसोसोम। तो जर्ल सिस्टम का मतलब होता है कि ये बतलाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है। इंटरनल मिल्यू का मतलब होता है इंटरनल इन्वायरमेंट के
एक सेल अपने इंटरनल मिलियो, इंटरनल एनवायरनमेंट, जो सेल के अंदर का अपना कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसके लिए हम इंटरनल मिलियो वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। 34, लिस्ट को ध्यान से देखिए और सही आंसर को चुनिए। माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सीलिया, सेंट्रियोल स्टोर हाइड्रोलाइजेज, पेरोक्सोम स्टोर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन प्लांट्स। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया के कंपोनेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया के कंपोनेंट होते हैं, दैट इज राइट। सेंट्रियोल में हाइड्रोलाइज होते हैं, नहीं बेटा, हाइड्रोलाइजेज होते हैं लाइसोसोम में, ये गलत हो गया। पेरोक्सोम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म करते हैं, ये स्टोरेज का काम नहीं करते हैं। तो आंसर क्या होगा कि एक स्टेटमेंट सही है, 2 और 3 जो है वो गलत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले के समय में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट बतलाना है। ओलिगोसैकेराइड इज प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सोचो और बताओ। ओलिगोसैकेराइड मतलब होता है बेटा कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें जो 2 से अधिक शुगर होती है और 10 से कम शुगर होती है। मतलब ये 3 to 9 शुगर मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, इसलिए इनको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक, ओलिगोसैकेराइड मतलब जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं, उनमें जो शुगर जुड़ी होती है वो ओलिगोसैकेराइड होती है। हमेशा सेल मेम्ब्रेन के आउटर फेस पर देखने मिलेगी, ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द आउटर फेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहरी तल पर हमको देखने मिलती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, दोनों सरफेस पे लिखा है इसने। प्रोटीन प्रेजेंट इन आउटर साइड एंड इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। पोलर हेड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल ऑफ मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक। पोलर जो है, पोलर हेड, देखो बेटा, पोलर हेड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल का जो पोलर हेड है वो हाइड्रोफोबिक नहीं होता, हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये गलत हो गया, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, इसका मतलब ये सही है। ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन पर बाहर तरफ लगे हैं, अंदर तरफ लगे हैं, उन्हें हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी बेटा, है ना। कोई भी वर्ड, कोई भी स्टेटमेंट को आप मत छोड़िएगा, जो शीट है आपकी उसे बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को चुनिए। Prokaryotic ribosome are associated with plasma membrane of cell and are about 15 to 20 nanometer in size. Prokaryotic ribosome are made up of 60S and 40S subunit. Ribosome helps in lipid synthesis. देखो बेटा, नंबर 1, ये स्टेटमेंट तो सही है एकदम, मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, 15 से 20 नैनोमीटर के होते हैं, पर ये 60S नहीं 50S और 30S से बने होते हैं, तो ये गलत हो गया। ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ना कि लिपिड सिंथेसिस में। तो आंसर ए इज करेक्ट, बी और सी गलत दे रखे इसमें। ठीक है, आंसर इज ए इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से देखिए, बताइए उत्तर। वो सेल ऑर्गेनेल जो बाहर भेजने वाले प्रोटीन को बनाता है, एक्सपोर्ट प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन जिनको बनाकर सेल से बाहर भेजना है उन्हें बनाता है। ठीक है, कौन है ये? ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ढूंढते हैं ए सेट ऑफ पैरेलली अरेंज सिस्टर्नी। पैरेलली अरेंज सिस्टर्नी नहीं होती है, पैरेलली अरेंज सिस्टर्नी देखने मिलती है गोल्जी बॉडी में हमको। ठीक है ना। एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी, ये बिल्कुल सही बात है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमको नेटवर्क ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी देखने मिलता है। जो ईआर सिस्टर्नी होती है उसकी सरफेस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ टिब्यूल, टिब्यूल का एक्सटेंसिव नेटवर्क हमको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने मिलता है। अब ये बातें याद रखना, टिब्यूल का एक्सटेंसिव नेटवर्क, लंबे लंबे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनका एक्सटेंसिव नेटवर्क हमको स्मूथ ईआर में देखने मिलता है। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी देखने मिलता है रफ ईआर में। ठीक है। फ्री साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, तो ये गलत आंसर है बेटा। ये जो प्रोटीन बनाएंगे वो प्रोटीन सेल के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो आंसर है इसका बीटा बी इज द राइट। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है बेटा, है ना, एमपीक्यू है। क्लियर, याद रखना, है ना। तो ईआर सिस्टर्नी से रफ ईआर बना होता है बड़ी मात्रा में, और ईआर ट्यूब्यूल से स्मूथ ईआर बना होता है। 38, विच माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ और सब फाइबर ऑफ ट्रिपलेट डिसअपियर व्हाइल पासिंग थ्रू दी बेसल प्लेट के। देखो, बेसल प्लेट मतलब सेंट्रियोल 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, 9 ट्रिपलेट फाइबर, जब ये सीलिया फ्लैजिला को बनाएंगे
तो एक स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएगा, एक माइक्रोट्यूब्यूल गायब हो जाएगा और 9+2 अरेंजमेंट बनेगा और 9 बनेंगे इसमें डुप्लेट फाइबर। अब वो कौन सा हटके, वो क्या होता है, वो कौन सा है बेटा, वो देखना पड़ेगा हमें, वो कौन सा हटके। तो याद रखिए कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट के जो ABC है ना, क्या होता है बेटा, जब भी कभी सेंट्रियोल अपने आप को अरेंज करता है ना, तो मैंने कहा सेंट्रियोल इस तरह का होता है, AC लिंकर देखने मिलता है इसमें हमको। अब ये सब बातें क्या होती है, ये सब बातें हमने मेन रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से की हुई है बेटा हमने, ठीक है ना। 7, ठीक है, ऐसा AC लिंकर, ये कार्ड भी लाइक स्ट्रक्चर है जो हमको कहां देखने मिलता है, और ये बीच में इसमें हब होता है, सेंटर में देखने मिलता है, ठीक है ना। A, B और C, तो C वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो हट जाता है और फिर डुप्लेट फाइबर बचते हैं बेटा। तो अब ये क्या है, ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि यानी C वाला माइक्रोट्यूब्यूल हट जाता है और A और B वाले बचे रहते हैं और ये डुप्लेट फाइबर को बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पॉइंट्स हैं जो एम्स के अंदर पूछे गए, ये एम्स का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एम्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पता होना चाहिए, और एनटीए का डेटाबेस में है क्वेश्चन ये। फिर लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट जो है वो क्या प्रूफ करता है। अरे भाई सिंपल सी, सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर है, प्रोटीन इज आइसोसेलेस लिपिड के, ये शो करता है कि लिपिड की प्रकृति, लिपिड जो है वो फ्लूइड प्रकृति का है, इससे बाइलेयर मालूम नहीं चलता है लेटरल मूवमेंट से, ठीक है ना, ठीक है। इससे यह मालूम चलता है कि यदि प्रोटीन मेम्ब्रेन में लेटरली मूव कर रहा है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर तरल प्रकृति प्रेजेंट है। तो गलती से आंसर ऑल ऑफ दिस मत लगा देना, आंसर इसका है सी इज दी राइट आंसर के। कई बच्चे गलती से ऑल ऑफ दिस आंसर लगा देंगे जो कि गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा, उसने पूछा है कि प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट क्या प्रूफ करता है, ठीक है। तो यह सिद्ध करता है कि मेम्ब्रेन तरल प्रकृति के। प्लीज रिमेंबर, क्वेश्चन गौर से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, आइसोलेटेड यूनिट ऑफ गोल्जी अपरेटस फाउंड इन प्लांट सेल। मैंने बताया था आपको अभी कि ऐसी आइसोलेटेड यूनिट जो प्लांट सेल में देखने मिलती है गोल्जी के अपरेटस की, उन्हें हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो आंसर याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना, ठीक। फिर गोल्जियन वैक्यूल्स डेवलप फ्रॉम, गोल्जियन वैक्यूल किससे डेवलप होते हैं बताइए। टिब्यूल्स, कॉन्वेक्स प्रॉक्सिमल सिस्टर्नी, कॉनकेव डिस्टल सिस्टर्नी, ट्रांजिशन वेसिकल। याद रखिएगा, यानी जो गोल्जी वैक्यूल्स हैं, गोल्जी वेसिकल्स बनेंगे, गोल्जी वेसिकल से गोल्जी वैक्यूल्स बनेंगे। तो गोल्जी बॉडी कहां पर काम कर रही है, फंक्शनल कहां पे होती है, जहां पे कॉनकेव सरफेस होता है, डिस्टल कॉनकेव सरफेस। ये क्या होता है, ये होता है मैच्योरिंग फेज, ये मैच्योरिंग फेज होता है जहां पर वेसिकल्स बनकर रिलीज होते हैं। बड़े साइज के वेसिकल को हम वैक्यूल भी कहते हैं। तो आंसर इसका हो गया सी। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नीट 2022 में, कह रहा हूं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना, जो एनसीईआरटी में लिखा उसी से बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए 42, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें भाग लेता है बताइए। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मैंने पढ़ाया हुआ है, अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में भाग लेता है, ठीक है। सीधा सीधा स्टेटमेंट है, यानी आप देखिए पॉइंट नंबर शायद 100 होगा, मुझे ध्यान नहीं आता, ठीक है, पॉइंट नंबर 100, है ना, इंपॉर्टेंट देखो आप, है ना, बिल्कुल सीधा स्टेटमेंट के। दिस इज अगेन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, है ना, ठीक है। फिर 43, इन प्लांट्स विच एक्ट एज फ्लूइडिटी बफर, के प्लांट्स के अंदर कौन सा बफर कहने, प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन में कौन सा फ्लूइडिटी बफर के रूप में काम करता है। याद रखिए, जब अधिक गर्मी पड़ती है तो कहीं सेल मेम्ब्रेन पिघल ना जाए, अधिक गर्मी पड़ने पर सेल मेम्ब्रेन पिघल सकती है, अधिक ठंडी पड़ने पर सेल मेम्ब्रेन जम सकती है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक बफर के रूप में काम करता है, गर्मी में फ्लूइडिटी को कम करता है और सर्दियों में फ्लूइडिटी को बढ़ा देता है। तो आंसर इसका है कोलेस्ट्रॉल। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन की तरलता का नियंत्रण करता है। तो आंसर ए है इसका, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से बेटर, मैंने गलती किया, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल से बेटर बेटा स्ट्रॉल के, मैंने ऑप्शन डी देखा ही नहीं मैंने। देखो बेटा, यदि ऑप्शन डी, ध्यान से बात सुना, ऑप्शन डी यदि स्ट्रॉल दे रखा है तो इसमें क्या फायदा। अब यहाँ पे प्लांट लिखा, ध्यान से बात सुना। अब देखो जो गलती किया, मैंने भी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, है ना, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और देखा मैंने ऑप्शन की क्या गलती हुआ। देखो बेटा, प्लांट के अंदर होता है फाइटोस्टेरॉल, ठीक है। एनिमल में होता है, लिख लो, एनिमल में होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और यूकैरियोटिक
माइक्रोब में होता है एर्गोस्टेरॉल, नोट कर लेना, ठीक है। प्लांट में होता है फाइटोस्टेरॉल, एनिमल में होता है कोलेस्ट्रॉल, और यूकैरियोटिक माइक्रोब में होता है एर्गोस्टेरॉल, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर देखो मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शन ए पढ़ा, आंसर लगा दिया, ठीक है। आप बोलोगे सर आप उठक बिठक लगाओ पास, मैंने तुरंत करेक्ट किया, तो मैं अभी एलिजिबल, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने एलिजिबल नहीं हूं उसके लिए, ठीक है। तुमको करना है, ठीक है। तो अभी सही आंसर क्या होगा बेटा, स्ट्रॉल इज ए ब्रॉड टर्म, इसमें फाइटोस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टेरॉल तीनों शामिल है इसमें, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट, मोर करेक्ट आंसर। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, ये नहीं दे रखा होता है, तो वैसे में कोलेस्ट्रॉल आंसर लगा के आना है हमको, छोड़कर नहीं आना क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लियर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, के कौन सा इवेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है, ठीक है। कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है पूछा उसने आपसे, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, फास्फोलिपिड सिंथेसिस। तो देखो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी काम होता है वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि डायरेक्टली कोई भी काम इसमें से इसमें जितने फंक्शन लिखे हैं ना, मोस्ट ऑफ द फंक्शन का संबंध जो है वो किससे है, वो गोल्जी एपरेटस से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, जब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन सा इवेंट जो है वो उसमें नहीं होता है, तो आंसर है फास्फोलिपिड सिंथेसिस, क्योंकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से में होता है। किसमें होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संबंध होता है प्रोटीन सिंथेसिस से, तो प्रोटीन से जुड़ी हुई चीजों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। हालांकि दिस क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपरली फ्रेम्ड, परंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसको हमने लिया यहां पे, ठीक है। 45, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बने होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल किसके कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल किसको बनाते हैं, किसके घटक होते हैं, तो याद रखिए बेटा सेंट्रोसोम, बिल्कुल सही बात, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होगा जो माइक्रोट्यूब्यूल से बना होगा। लेकिन न्यूक्लियोसोम बने होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, ये गलत हो गया, मतलब ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल होता है, परंतु परऑक्सोम एक थैली है, वेसिकल है, जिसमें कि परऑक्सीडेज एंजाइम भरे होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। स्पिंडल फाइबर में माइक्रोट्यूब्यूल होता है, सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल होता है, सीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये आंसर सही हो गया, सी आंसर सही हो गया। सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल होता है, स्पिंडल फाइबर में माइक्रोट्यूब्यूल होता है, लेकिन क्रोमेटिन में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो आंसर क्या है, आंसर आया इसका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 46, विच ऑफ दीज इज और आर नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में बेटा याद रखना कि उसमें होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हैं, और करियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी इसमें नहीं लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें स्पेशल इट रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाईली सिलेक्टिव, अपहिल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड। अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, अपहिल का मतलब होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की ओर जाना, ये होता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है, ये होता है डाउन हिल, पहाड़ से उतरने के समान, डाउन हायर से लोअर की ओर, ठीक है। तो ये इसमें एनर्जी नहीं लगती है, परंतु ये सिलेक्टिव होता है क्योंकि करियर प्रोटीन लगता है इसमें, और इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या हो गया इसमें कि ए, और जो इसके गुणधर्म नहीं है, तो सी और डी इज नॉट द प्रॉपर्टी, के सी एंड डी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, सी और। तो इसलिए बेटा हमेशा नॉट वर्ड को प्लीज के नॉट वर्ड को गौर से पढ़िएगा, कई बार आप सही लगा के आते हैं उसमें, ठीक है ना। फिर 47, हेट्रोफेगोसोम इज, हेट्रोफेगोसोम क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा सिंपल सी बात है कि हेट्रोफेगोसोम ये होता है बेटा जब एक प्राइमरी लाइसोम, जब एक प्राइमरी लाइसोसोम एक फूड वैक्यूल या फूड का थैली जो था, फूड वेसिकल जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फेगोसोम बोलते हैं, उससे मिलता है और उसमें डाइजेशन चल रहा होता है, वो हेट्रोफेगोसोम है, जो कि सेकेंडरी लाइसोम भी कहलाता है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द प्राइमरी लाइसोम विद द फूड कंटेनिंग फेगोसोम, ठीक है, ये हेट्रोफेगोसोम बोलते हैं। इसमें डाइजेशन चल रहा होता है, इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं। लाइसोम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल होते हैं बेटा, पढ़ाया हुआ है मैंने, बताया हुआ है, ठीक है। आंसर इज डेल्टा डी। 48, इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, हाईली सिलेक्टिव। बिल्कुल ये हाईली सिलेक्टिव होता है बेटा, नहीं पूछा उसने आपसे, प्लीज रिमेंबर दैट। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, गलत ढूंढना है हमको इसमें। इनसेंसिटिव टू इनहिबिटर,
ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि कारण ये है कि कोई भी जिसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है, कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन में, वो इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव होता है। आप रेस्पिरेशन को रोक दोगे, एटीपी नहीं बनेगा, प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, अप हिल ट्रांसपोर्ट सही है, ट्रांसपोर्टर सैचुरेट मतलब कि एक लेवल के बाद ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, यदि सारे कैरियर प्रोटीन या सारे कैरियर प्रोटीन भर गए हैं तो फिर ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन देखने मिलता है हमको। इसके बारे में डिटेल्स में कहां लिखा हुआ है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा इसका। ठीक है, इनहिबिटर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, 49 सेंट्रल शीथ स्पोक्स और लिंकर टर्म का संबंध किससे? ठीक है, सेंट्रल शीथ स्पोक्स और लिंकर, इनका संबंध किससे बेटा? द मशीनरी ऑफ सेल रिलेटेड टू प्रोटीन, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका संबंध नहीं है बेटा। ठीक है, फिर द मशीनरी ऑफ सेल रिलेटेड और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद होने वाले मॉडिफिकेशन का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स में चलता है, उससे भी इसका संबंध नहीं है। द मशीनरी ऑफ सेल रिलेटेड टू सेलुलर, बिल्कुल सही बात है। इसका संबंध किससे? इसका संबंध है सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रियोल से। सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल में आपको सेंट्रल शीथ, स्पोक और लिंकर टर्म देखने मिलेंगे। ठीक है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उसके लिए टर्म नहीं यूज होते हैं। दिस इज अगेन ए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टैकिंग इन लिक्विड मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन बड़ी मात्रा में लिक्विड मटेरियल को इंजेस्ट करती है, अंदर की ओर लेती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं बेटा उसको हम। ठीक है ना, जब वो सॉलिड मटेरियल को अंदर लेगी, सॉलिड फूड को अंदर लेगी, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं उसको हम। ठीक है, जब वाटर का मूवमेंट जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की होता है थ्रू दी सेमीपेरिनेल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस कहते हैं हम। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात हमने ऑलरेडी किया हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन में हमने बहुत सारे नए पॉइंट्स को, थ्योरी की कई चीजों को देखा। हमने देखा कि एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए थ्योरी के लेक्चर के बाद में एमसीक्यू लेक्चर का भी सिग्निफिकेंस है। 10 बातें नई आपको नोट करने मिलेंगी, 10 बातें नई आपको एमसीक्यू लेक्चर से सीखने मिलेंगी बेटा। ठीक है ना, बस पार्ट 1 अब कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमारा, है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। मजा आया कि नहीं आया बताना जरूर कमेंट में, है ना। सीखना बेटा, हर दिन सीखने की कोशिश करना। जब हम सीखेंगे तो जरूर जीतेंगे, जब हम सीखेंगे तो जरूर जीतेंगे। ऑल द बेस्ट।